नमस्कार साथियों, क्या आप जानते हैं कि यूपीपीसीएस मेंस में जीएस पेपर 4 वही पेपर है जो आपकी रैंक बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अधिकांश अभ्यर्थी सोचते हैं कि एथिक्स केवल परिभाषाएं याद करने का विषय है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस पेपर में आपके व्यक्तित्व, निर्णय क्षमता और प्रशासनिक सोच की परीक्षा होती है। यदि आपको 150 प्लस अंक प्राप्त करने हैं तो केवल उत्तर लिखना पर्याप्त नहीं है। आपको सीखना होगा कि भूमिका कैसे लिखें, मुख्य भाग में नैतिक अवधारणाओं को उदाहरणों से कैसे जोड़ें तथा निष्कर्ष को प्रभावशाली कैसे बनाएं। इस पूरी सीरीज में मैं आपको ईपीपीसीएस के पिछले वर्षों के प्रश्न, मॉडल, टॉपर उत्तर, केस स्टडी, प्रमुख विचारकों के उद्धरण, संविधान और प्रशासनिक मूल्यों के साथ ऐसा उत्तर लेखन सिखाऊंगा जिससे आपका उत्तर दूसरों से अलग दिखाई देगा। यदि आपका लक्ष्य प्रशासनिक सेवाओं में जाने का है तो यह सीरीज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, नोट्स बनाते चलें और यदि यह प्रयास आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। अगर आपने इन प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को तैयार कर लिया तो हम दावा कर सकते हैं कि आप बेहतर तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आपको कहीं से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी, बशर्ते सभी प्रश्नों को लिखना होगा, याद करना होगा, जिससे आप परीक्षा में बेहिचक प्रश्नों को हल कर सकें। चलिए हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न 4 का है पेपर का। पहला प्रश्न है, मूल्य क्या है, इनके केंद्रीय तत्वों पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका, मुख्य भाग, निष्कर्ष, प्रश्न को 3 पार्टों में उत्तर के रूप में लिखेंगे। अब हम सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। मूल्य वह आदर्श, मानक एवं सिद्धांत हैं जो व्यक्ति के व्यवहार, निर्णय तथा जीवन दृष्टि का मार्गदर्शन करते हैं। ये नैतिक, सामाजिक एवं संवैधानिक आचरण का आधार बनते हैं तथा सुशासन और उत्तरदायी नागरिकता की नींव रखते हैं। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। मूल्य के केंद्रीय तत्व देखें, क्या क्या केंद्रीय तत्व हैं। पहला है नैतिकता, सही एवं गलत का विवेक विकसित करना। दूसरा पॉइंट है ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा, हर परिस्थिति में सत्य और पारदर्शिता का पालन करना। अगला पॉइंट है उत्तरदायित्व, अपने कर्तव्यों एवं कार्यों के प्रति जवाबदेही। अगला पॉइंट है निष्पक्षता, जाति, धर्म, लिंग या वर्ग से ऊपर उठकर समान व्यवहार करना। अगला पॉइंट है करुणा एवं सहानुभूति, दूसरों के दुख को समझकर सहायता करना। अगला पॉइंट है सम्मान, मानव गरिमा, विविधता एवं संवैधानिक मूल्यों का आदर करना। अगला पॉइंट है आत्म अनुशासन, इच्छाओं एवं व्यवहार पर नियंत्रण रखते हुए नियमों का पालन करना। अगला पॉइंट है लोकहित, व्यक्तिगत हित से ऊपर समाज एवं राष्ट्र के कल्याण को प्राथमिकता देना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। मूल्य व्यक्ति के चरित्र निर्माण तथा समाज में विश्वास, न्याय और सद्भाव स्थापित करने का आधार है। महात्मा गांधी के अनुसार साधनों की शुद्धता ही श्रेष्ठ साध्य का मार्ग प्रशस्त करती है। अतः मूल्य आधारित जीवन ही सुशासन, नैतिक प्रशासन एवं सतत विकास का वास्तविक आधार है। अगर आपने 2018 से लेकर
2025 तक जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर हुए हैं, जब से जीएस पेपर का सिलेबस चेंज हुआ है 2018 से, आपने इन सभी पेपरों को तैयार कर लिया तो हम ये दावा कर सकते हैं कि आपको किसी भी प्रश्न को उत्तर लिखने में कहीं से कोई कठिनाई नहीं होगी। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। सरकारी एवं निजी संस्थाओं में नैतिक सरोकारों को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। नैतिक सरोकार वह सिद्धांत एवं मूल्य हैं जो किसी संस्था के निर्णय, व्यवहार एवं कार्यप्रणाली को सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं न्याय के अनुरूप संचालित करते हैं। सरकारी एवं निजी दोनों संस्थाओं में इनका उद्देश्य विश्वास एवं सुशासन स्थापित करना है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। सरकारी संस्थाओं में नैतिक सरोकार। पहला पॉइंट है लोकहित सर्वोपरि एवं जन कल्याण, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व, आरटीआई, सामाजिक लेखा परीक्षण, निष्पक्षता एवं समानता के आधार पर निर्णय, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन एवं ईमानदारी, विधि का शासन तथा संवैधानिक मूल्यों का पालन करना। अब अगला पॉइंट देखेंगे निजी संस्थाओं में नैतिक सरोकार। पहला पॉइंट है कारपोरेट गवर्नेंस एवं उत्तरदायित्व, उपभोक्ता हितों की सुरक्षा तथा गुणवत्ता, कर्मचारियों के अधिकारों एवं समान अवसर का सम्मान करना, पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा तथा डेटा गोपनीयता का पालन करना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। सरकारी संस्थाएं जहां लोकहित एवं संवैधानिक उत्तरदायित्व से संचालित होती हैं, वहीं निजी संस्थाएं व्यवसायिक लाभ के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करती हैं। दोनों क्षेत्रों में नैतिक सरोकारों का पालन सुशासन, जन विश्वास तथा सतत एवं समावेशी विकास की आधारशिला है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रशासन में सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार क्या है? आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। सत्यनिष्ठा का अर्थ है विचार, वचन और कर्म की एक रूपता। प्रशासन में यह सुशासन, उत्तरदायित्व एवं जन विश्वास का मूल आधार है। इसका दार्शनिक आधार नैतिक सिद्धांतों एवं मानवीय मूल्यों में निहित है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। सत्यनिष्ठा के प्रमुख दार्शनिक आधार। पहला है कर्तव्यवाद। कांट के अनुसार परिणाम का परवाह किए बिना नैतिक कर्तव्य का पालन। अगला पॉइंट है सद्गुण नैतिकता। अरस्तु के अनुसार ईमानदारी, संयम एवं न्याय जैसे गुण श्रेष्ठ प्रशासन का आधार है। अगला पॉइंट है उपयोगितावाद। सत्यनिष्ठ निर्णय अधिकतम जन कल्याण सुनिश्चित करते हैं। अगला पॉइंट है गांधीवादी दर्शन। सत्य एवं अहिंसा पर आधारित सार्वजनिक जीवन। अब भारतीय दर्शन सत्यमेव जयते तथा धर्मो रक्षति रक्षता सत्यनिष्ठा को शासन का नैतिक आधार मानते हैं। अब हम आलोचनात्मक विवेचन देखें क्या क्या है। आलोचनात्मक विवेचनाएं आदर्श सिद्धांत, व्यवहार में राजनीतिक दबाव, भ्रष्टाचार एवं हितों के टकराव से प्रभावित हो सकते हैं। केवल व्यक्तिगत नैतिकता पर्याप्त नहीं, पारदर्शिता, जवाबदेही, आचार संहिता एवं संस्थागत नियंत्रण भी आवश्यक है। अगला पॉइंट है अतः नैतिक मूल्यों और प्रभावी संस्थागत व्यवस्था का समन्वय ही वास्तविक सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करता है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। सत्यनिष्ठा प्रशासन की आत्मा है। नैतिक दर्शन से प्रेरित तथा संस्थागत सुधारों से समर्थित प्रशासन ही जन विश्वास, सुशासन
और संवैधानिक मूल्यों की प्रभावी स्थापना कर सकता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। गांधी के नैतिक एवं सामाजिक विचारों का परीक्षण कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। महात्मा गांधी के नैतिक एवं सामाजिक विचार सत्य, अहिंसा, प्रेम, आत्म संयम तथा सर्वहित सर्वोदय पर आधारित थे। उनका मानना था कि नैतिकता और समाज सुधार एक दूसरे के पूरक हैं तथा न्यायपूर्ण समाज का निर्माण नैतिक व्यक्तित्व से ही संभव है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। गांधी के नैतिक विचारों का आधार सत्य, अहिंसा, साधन साध्य की पवित्रता, आत्मशुद्धि और ट्रस्टीशिप था। उनके अनुसार अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति केवल नैतिक साधनों से ही हो सकती है। अगला पॉइंट है सामाजिक विचारों में उन्होंने सर्वोदय, ग्राम स्वराज, स्वदेशी, अस्पृश्यता उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, धार्मिक सहिष्णुता तथा श्रम की गरिमा पर बल दिया। वह विकेंद्रीकृत, आत्मनिर्भर एवं समृद्ध समाज के समर्थक थे। अब हम सीधे आलोचनात्मक परीक्षण देखेंगे, क्या क्या आलोचनाएं हैं। यद्यपि गांधी के विचार आज भी सतत विकास, सामाजिक न्याय और नैतिक शासन के लिए प्रासंगिक हैं, किंतु अत्यधिक औद्योगिकरण, वैश्वीकरण तथा आधुनिक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के संदर्भ में ग्राम केंद्रित मॉडल और ट्रस्टीशिप की व्यवहारिकता पर प्रश्न उठाए जाते हैं। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। गांधी का दर्शन केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं, बल्कि नैतिक चरित्र और समतामूलक समाज के निर्माण का मार्गदर्शक है। वर्तमान प्रशासन एवं लोकतंत्र में उनके सत्य, अहिंसा और सर्वोदय के सिद्धांत सुशासन की मजबूत आधारशिला बने हुए हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए। अब इसमें 3 पॉइंट दिए, अंतरात्मा, सेवा भाव और अनुशासन के अनुसार हमें उत्तर को लिखना है। हम सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। सिविल सेवा लोकतांत्रिक शासन का प्रमुख स्तंभ है। एक लोक सेवक की दक्षता केवल विधिक ज्ञान से नहीं, बल्कि अंतरात्मा, सेवा भाव एवं अनुशासन जैसे नैतिक मूल्यों से भी निर्धारित होती है। यही गुण सुशासन तथा जन विश्वास की आधारशिला है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। पॉइंट पर अंतरात्मा सही गलत का नैतिक बोध कराती है। भ्रष्टाचार, पक्षपात एवं अनैतिक आदेशों का विरोध करने की प्रेरणा देती है। संविधान एवं लोकहित के अनुरूप निर्णय सुनिश्चित करती है। हम सेवा भाव देखेंगे। नागरिक केंद्रित एवं संवेदनशील प्रशासन को बढ़ावा देता है। वंचित वर्गों तक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है। लोक सेवा को अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व के रूप में स्थापित करता है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, अनुशासन समयबद्ध, पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन सुनिश्चित करता है। संस्थागत दक्षता, समन्वय एवं विधि के शासन को सुदृढ़ करता है। अगला पॉइंट है, संकट एवं आपदा की स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी निर्णय लेने में सहायक होता है। अब हम सीधे प्रश्न के अनुसार निष्कर्ष लिखेंगे। अंतरात्मा नैतिक दिशा, सेवा भाव जन कल्याण की प्रेरणा तथा अनुशासन प्रशासनिक दक्षता प्रदान करता है। इन तीनों का समन्वय ही ईमानदार, संवेदनशील और उत्तरदायी सिविल सेवा का निर्माण करता है, जो संविधान के आदर्शों और सुशासन की भावना को साकार करती है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोक सेवा की पहचान समाज के कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता एवं करुणा पर आधारित होती है। इस संदर्भ में सहिष्णुता एवं करुणा के मूल्यों की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। लोक सेवा का मूल उद्देश्य केवल प्रशासनिक कार्य करना नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर कमजोर एवं वंचित वर्गों के
अधिकारों और गरिमा की रक्षा करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहिष्णुता एवं करुणा दो प्रमुख नैतिक मूल्य हैं। पहला भाग है, अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। सहिष्णुता विविध धर्म, जाति, भाषा एवं संस्कृति का सम्मान, भिन्न विचारों एवं परिस्थितियों को धैर्यपूर्वक स्वीकार करना, निष्पक्ष एवं समावेशी प्रशासन को बढ़ावा देना, सामाजिक सौहार्द और संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करना। अब हम करुणा देखेंगे। गरीब, दिव्यांग, वृद्ध, थोड़ा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, वृद्ध एवं वंचित वर्गों की पीड़ा को समझना, संवेदनशील एवं मानवीय दृष्टिकोण से निर्णय लेना, जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, नागरिक केंद्रित एवं उत्तरदायी प्रशासन को प्रोत्साहित करना। हम सीधे उदाहरण पर चलते हैं। कोविड-19 के दौरान प्रवासी मजदूरों की सहायता तथा आकांक्षी जिलों में विशेष विकास कार्यक्रम करुणामूलक प्रशासन के उदाहरण है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। सहिष्णुता और करुणा लोक सेवक को केवल सक्षम प्रशासक नहीं बल्कि संवेदनशील, न्यायपूर्ण एवं जनोन्मुख सेवक बनाती है। यही मूल्य संविधान के न्याय, समानता और गरिमा के आदर्शों को व्यवहार में साकार करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब वृत्ति के प्रकारों की विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे, अब वृत्ति के बारे में बताएंगे। अब वृत्ति किसी व्यक्ति की किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या विचार के प्रति सकारात्मक अथवा नकारात्मक मानसिक प्रवृत्ति है। डेनियल कैटज ने अभिवृत्ति के प्रमुख प्रकारों का प्रतिपादन किया जो मानव व्यवहार एवं निर्णयों को प्रभावित करते हैं। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। अभिवृत्ति के प्रमुख प्रकार। ज्ञानात्मक प्रकार जटिल परिस्थितियों को सरल बनाकर निर्णय लेने में सहायता करता है। उपयोगितावादी प्रकार पुरस्कार प्राप्त करने एवं दंड से बचने हेतु व्यवहार को निर्देशित करता है। अगला पॉइंट है अंगरक्षात्मक प्रकार। व्यक्ति के आत्मसम्मान एवं मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की रक्षा करता है। अगला पॉइंट है मूल्य अभिव्यक्ति प्रकार। व्यक्ति को अपने आदर्शों, विश्वासों एवं मूल्यों को व्यक्त करने का अवसर देता है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे लोक सेवा में महत्व। निष्पक्षता, सहानुभूति, उत्तरदायित्व एवं जनहितकारी निर्णयों के विकास में सकारात्मक अभिवृत्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अभिवृत्ति के प्रकार व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्तित्व एवं निर्णय प्रक्रिया को दिशा प्रदान करते हैं। एक लोक सेवक के लिए संवैधानिक मूल्यों पर आधारित सकारात्मक अभिवृत्ति ही सुशासन, पारदर्शिता तथा जन विश्वास की आधारशिला है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में विभेद कीजिए। अभिवृत्ति एवं मूल्य। अगला पॉइंट है अभिवृत्ति एवं मत। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। अभिवृत्ति, मूल्य एवं मत मानव व्यवहार के महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक एवं नैतिक घटक हैं। ये एक दूसरे से संबंधित होने के बावजूद प्रकृति, अस्थायित्व तथा व्यवहार पर प्रभाव के आधार पर भिन्न है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। सबसे पहले अभिवृत्ति एवं मूल्य में अंतर देखेंगे। अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रति मानसिक प्रवृत्ति अपेक्षाकृत परिवर्तनशील होती है, अनुभव एवं परिस्थितियों से विकसित होती है, व्यवहार को प्रभावित करती है। अब हम उदाहरण देखेंगे। स्वच्छता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। अब हम मूल्य देखेंगे। मूल्य के जीवन के आदर्शों एवं नैतिक सिद्धांत,
जीवन के आदर्श एवं नैतिक सिद्धांत हैं, अपेक्षाकृत अस्थायी होते हैं, परिवार, समाज एवं संस्कृति से विकसित होते हैं, निर्णय एवं चरित्र का आधार बनते हैं। उदाहरण स्वरूप ईमानदारी, न्याय, सेवा भाव आदि। अब हम अभिवृत्ति एवं मत में अंतर देखेंगे। अभिवृत्ति किसी व्यक्ति के किसी विषय के प्रति अस्थायी मानसिक रुझान, भावनात्मक, संज्ञानात्मक एवं व्यवहारिक तत्वों का समावेश होना, व्यवहार को प्रभावित करती है, अपेक्षाकृत स्थिर होती है। अब हम उदाहरण देखेंगे। पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति होनी चाहिए। अब हम मत के बारे में देखेंगे। किसी विषय पर व्यक्त विचार या राय मुख्यतः सूचना एवं तर्क पर आधारित, परिस्थितियों के अनुसार शीघ्र बदल सकता है, व्यवहार की अपेक्षा विचार व्यक्त करता है। अब हम उदाहरण देखेंगे। किसी सरकारी नीति के पक्ष या विपक्ष में राय। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। एक आदर्श लोक सेवक के लिए संवैधानिक मूल्यों पर आधारित सकारात्मक अभिवृत्ति तथा तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मत दोनों आवश्यक हैं। यही संयोजन सुशासन, नैतिक निर्णय एवं जन विश्वास को सुदृढ़ करता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रभावी प्रशासन के लिए लोक सेवा के प्रति समर्पण आवश्यक होता है, व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। लोक सेवा के प्रति समर्पण का अर्थ है कि लोक सेवक व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर संविधान, जन कल्याण एवं सार्वजनिक हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। यही प्रभावी, उत्तरदायी एवं नैतिक प्रशासन की आधारशिला है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। लोक सेवा के प्रति समर्पण प्रभावी प्रशासन के लिए आवश्यक है, क्योंकि जनहित सर्वोपरि रखकर निर्णय लेने से सुशासन सुनिश्चित होता है। निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से भ्रष्टाचार और पक्षपात में कमी आती है। उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही नागरिकों का विश्वास बढ़ाती है। अगला पॉइंट है, संवेदनशीलता एवं करुणा से कमजोर वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचता है। कठिन परिस्थितियों, आपदा, महामारी आदि में समर्पित अधिकारी त्वरित एवं प्रभावी सेवा प्रदान करते हैं। संवैधानिक मूल्यों, न्याय, समानता एवं गरिमा का संरक्षण होता है। अब हम उदाहरण देखेंगे। टी.एन. शेषन द्वारा निर्वाचन सुधार तथा कोविड-19 के दौरान अनेक प्रशासनिक अधिकारियों की निष्ठापूर्ण सेवाएं लोक सेवा के प्रति समर्पण के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। लोक सेवा के प्रति समर्पण केवल एक नैतिक गुण नहीं, बल्कि प्रभावी प्रशासन की आत्मा है। सत्यनिष्ठा, सेवा भाव एवं संवेदनशील नेतृत्व से ही न्यूनतम सरकार, अधिकतम सुशासन तथा नागरिक केंद्रित प्रशासन का लक्ष्य साकार किया जा सकता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभी हाल ही में आपने एक सरकारी संगठन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। अपने कार्यालय में पहले ही दिन आप पाते हैं कि संगठन में कई अनियमितताएं विद्यमान हैं, जैसे स्टाफ समय का पाबंदी नहीं, स्टाफ व्यर्थ बातचीत में अपना समय नष्ट करता है, जन शिकायतों पर कोई त्वरित कार्रवाई नहीं करता। अगला पॉइंट है, संगठन में सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता निम्न स्तर की है। आप अपने स्टाफ को किस प्रकार प्रेरित करेंगे जिससे संगठन की उपर्युक्त कमियों का निदान हो जाए, विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। एक सरकारी संगठन की सफलता उसके कर्मचारियों की ईमानदारी, अनुशासन, उत्तरदायित्व एवं जन सेवा की भावना पर निर्भर करती है। एक अध्यक्ष के रूप में मेरा प्रयास प्रेरणादायी
नेतृत्व, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के माध्यम से संगठन में सकारात्मक कार्य संस्कृति स्थापित करना होगा। अब हम पहले पॉइंट के अनुसार उत्तर देंगे। स्टाफ समय का पाबंदी नहीं है। बायोमेट्रिक उपस्थिति एवं समय पालन के स्पष्ट नियम लागू करूंगा। समयनिष्ठ कर्मचारियों को प्रोत्साहन तथा लापरवाही पर जवाबदेही सुनिश्चित करूंगा। अब हम पॉइंट 2 के अनुसार स्टाफ व्यर्थ बातचीत में समय नष्ट करता के अनुसार उत्तर लिखेंगे। कार्य आधारित लक्ष्य एवं समय सीमा निर्धारित करूंगा। नियमित समीक्षा और अनुशासित कार्य संस्कृति विकसित करूंगा। अब हम अगले पॉइंट, जन शिकायतों पर कोई त्वरित कार्रवाई नहीं करता है के अनुसार उत्तर को लिखूंगा। शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण हेतु ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली लागू करूंगा। प्रत्येक अधिकारी की जवाबदेही तय कर नियमित निगरानी करूंगा। अब हम अगला पॉइंट, संगठन में सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार व्याप्त है के अनुसार उत्तर हम शून्य सहिष्णुता, जीरो टॉलरेंस नीति अपनाकर कठोर कार्रवाई करूंगा। ई गवर्नेंस, पारदर्शिता एवं सतर्कता तंत्र को सुदृढ़ करूंगा। अब अगला पॉइंट, संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता निम्न स्तर की है के अनुसार उत्तर लिखूंगा। नियमित प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करूंगा। नागरिक फीडबैक के आधार पर सेवा गुणवत्ता में निरंतर सुधार करूंगा। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। नैतिक नेतृत्व प्रेरणा, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं सेवा भाव के माध्यम से संगठन की कमियों को दूर कर उसे कुशल, भ्रष्टाचार मुक्त और नागरिक केंद्रित बनाया जा सकता है। हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीति शास्त्र एवं नैतिकता में विभेद कीजिए तथा नीति शास्त्रीय कार्यों के निर्धारक तत्वों की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। नीति शास्त्र सही गलत आचरण के सिद्धांतों का दार्शनिक अध्ययन है, जबकि नैतिकता उन सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप है। दोनों का उद्देश्य व्यक्ति एवं समाज में आदर्श आचरण स्थापित करना है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। नीति शास्त्र एवं नैतिकता में विभेद को देखेंगे। पहला है नीति शास्त्र सही गलत के सिद्धांतों का दार्शनिक एवं तार्किक अध्ययन करना। अब नैतिकता के आधार पर दैनिक जीवन में उन सिद्धांतों का वास्तविक पालन करना। अब नीति शास्त्र सैद्धांतिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन करना। नैतिकता व्यवहारिक एवं आचरणपरक व्यवहार करना। व्यवहारिक एवं आचरणपरक नीति शास्त्र सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित है। नैतिकता समाज, संस्कृति एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित हो सकती है। अब अगला पॉइंट, नीति शास्त्र क्या होना चाहिए पर बल देता है। नैतिकता क्या किया जाता है पर बल देती है। नीति शास्त्रीय कार्यों के निर्धारक तत्व हम देखेंगे क्या क्या तत्व हैं। कर्तव्य, नियमों एवं उत्तरदायित्वों का पालन करना। सद्गुण, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, करुणा जैसे गुण। परिणाम, अधिकतम लोक कल्याण को प्राथमिकता देना। अंतरात्मा, सही गलत का आंतरिक विवेक। संवैधानिक एवं सामाजिक मूल्य, न्याय, समानता, पारदर्शिता एवं लोकहित आदि। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। लोक प्रशासन में नीति शास्त्र निर्णयों को दिशा देता है, जबकि नैतिकता उन्हें व्यवहार में उतारती है। दोनों का समन्वय ही सुशासन, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा जन विश्वास का आधार है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। कांट का नीति शास्त्र आकारवादी एवं कठोरतावादी है। इस मत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा नैतिक जीवन में कांट के नैतिक सिद्धांत के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। इमैनुएल कांट ने कर्तव्य, ड्यूटी एवं सद्भावना, गुडविल को नैतिकता का आधार माना। उनके अनुसार किसी कर्म की नैतिकता उसके परिणाम से नहीं बल्कि
उसके पीछे निहित कर्तव्य बोध से निर्धारित होती है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। कांट का नीति शास्त्र आकारवादी एवं कठोरतावादी क्यों? आकारवादी, नैतिकता का आधार कर्म का स्वरूप एवं सार्वभौमिक नियम है, न कि परिणाम। कठोरतावादी, नैतिक नियम अपवाद रहित हैं, परिस्थितियों के आधार पर उनमें परिवर्तन स्वीकार नहीं है। कर्तव्य प्रधान, भावनाओं, लाभ या परिणाम से अधिक कर्तव्य का पालन सर्वोपरि है। हम अगला पॉइंट देखेंगे, आलोचनात्मक परीक्षण व्यवहारिक जीवन में परिस्थितियों की उपेक्षा करता है। परिणामों की अनदेखी कई बार लोकहित के विपरीत हो सकती है, फिर भी यह नैतिक स्वायत्तता, समानता और मानव गरिमा को सर्वोच्च महत्व देता है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। कांट का सिद्धांत यद्यपि अत्यधिक औपचारिक एवं कठोर माना जाता है, फिर भी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा एवं मानव गरिमा जैसे मूल्यों की स्थापना में इसका अस्थायी महत्व है। आधुनिक लोक सेवा एवं संवैधानिक नैतिकता में कांट का नैतिक दर्शन आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोक सेवकों द्वारा समानता की जाने वाली नैतिक दुविधाओं की व्याख्या कीजिए। क्या अंतरात्मा उनके समाधान में सहायक होगी? विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। नैतिक दुविधा वह स्थिति है जहां लोक सेवक के समक्ष दो या अधिक नैतिक मूल्यों, कर्तव्यों अथवा हितों के बीच चयन का संकट उत्पन्न हो। ऐसे निर्णयों में वैधानिक नैतिकता एवं जनहित के बीच संतुलन आवश्यक होता है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। लोक सेवकों की प्रमुख नैतिक दुविधाएं देखें, क्या क्या दुविधाएं हैं। पहला पॉइंट है वैधानिकता बनाम जनहित, नियमों का कठोर पालन या मानवीय दृष्टिकोण। अगला पॉइंट है राजनीतिक दबाव बनाम निष्पक्षता, सत्ता के निर्देश या संविधान के प्रति निष्ठा। अगला पॉइंट है पारदर्शिता बनाम गोपनीयता, सूचना साझा करना या संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रखना। अगले पॉइंट पर चलते हैं व्यक्तिगत निष्ठा बनाम सार्वजनिक उत्तरदायित्व, संबंधों से ऊपर लोकहित को रखना। क्या अंतरात्मा सहायक होगी के पक्ष में अब हम तर्क देखेंगे। हाँ, अंतरात्मा सही गलत का नैतिक बोध कराती है, ईमानदारी, निष्पक्षता तथा जन कल्याण आधारित निर्णय को प्रेरित करती है, भ्रष्टाचार एवं अनुचित दबाव का प्रतिरोध करने का साहस देती है। किंतु केवल अंतरात्मा पर्याप्त नहीं, इसे संविधान, विधि, सेवा आचार संहिता एवं वस्तुनिष्ठ तथ्यों के साथ संतुलित करना आवश्यक है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। लोक सेवक की अंतरात्मा नैतिक दिशा प्रदान करती है, जबकि संविधान, कानून एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्व निर्णयों को वैधता देते हैं। दोनों के समन्वय से ही सत्यनिष्ठ, पारदर्शी एवं जनोन्मुख प्रशासन सुनिश्चित किया जा सकता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। भ्रष्टाचार की चुनौतियां क्या हैं? समाज में उन्हें रोकने के लिए आपके अनुसार क्या कदम उठाने चाहिए? व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे भ्रष्टाचार के बारे में। भ्रष्टाचार वह अनैतिक कृत्य है जिसमें निजी लाभ हेतु सार्वजनिक पद, संसाधन या अधिकारों का दुरुपयोग किया जाता है। यह सुशासन, सामाजिक न्याय तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के समक्ष गंभीर चुनौती है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। भ्रष्टाचार की प्रमुख चुनौतियां देखें, क्या क्या चुनौतियां हैं। सुशासन एवं विधि के शासन का क्षरण, आर्थिक विकास एवं निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव, सामाजिक असमानता तथा गरीबों के अधिकारों का हनन, सरकारी संस्थाओं पर जन विश्वास में कमी,
प्रशासनिक दक्षता एवं पारदर्शिता का ह्रास। अगला पॉइंट है नैतिक मूल्यों एवं उत्तरदायित्व की संस्कृति का कमजोर होना। अब हम भ्रष्टाचार रोकने के उपाय के बारे में देखें, क्या क्या उपाय हो सकते हैं। ई गवर्नेंस एवं डिजिटल भुगतान को बढ़ावा, लोकपाल, सीबीसी, सीएजी जैसी संस्थाओं को सशक्त बनाना, सूचना का अधिकार, आरटीआई एवं सामाजिक अंकेक्षण का प्रभावी क्रियान्वयन, नैतिक शिक्षा, नागरिक जागरूकता एवं मूल्य आधारित प्रशासन सुनिश्चित करना, व्हिसब्लोअर संरक्षण तथा त्वरित न्यायिक प्रक्रिया, राजनीतिक एवं चुनावी वित्त पोषण में पारदर्शिता लाना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण केवल कठोर कानून से नहीं बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही, नैतिक नेतृत्व और सक्रिय नागरिक सहभागिता से संभव है। यही न्यूनतम भ्रष्टाचार, अधिकतम सुशासन की दिशा में सशक्त आधार प्रदान करेगा। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निशांत सामाजिक रूप से संवेदनशील समाजवादी विचार के बुद्धिजीवी एवं प्रोफेसर हैं। वह अपने लेखों, भाषणों एवं मीडिया के माध्यम से मजदूरों, अल्पसंख्यकों, दलितों, महिलाओं एवं जनजातियों के स्वर को मुखरित करते हैं। एक राजनीतिक पार्टी भी उन्हें अपने थिंक टैंक में रखे हुए। इसी क्रम में वे आह्वान करते हैं कि सम्राटों, जनों, प्रबुद्धों, राजनीतिक एवं अधिकारियों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में प्रवेश दिलाना चाहिए। प्रवेश के महीनों में अभिजात स्कूलों के मापदंडों पर बहस होती है और उसकी शिक्षा के हित में आलोचना भी होती है, जिसमें निशांत भी सम्मिलित रहते हैं, किंतु पता चलता है कि वह स्वयं अपने बच्चों को एक अभिजात स्कूल में प्रवेश दिलाने हेतु प्रयासरत हैं। अतः उनके इस कृत्य की आलोचना होती है। कहा जाता है कि वे करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं। अतः क्या निशांत को भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में प्रवेश दिला देना चाहिए? क्या निशांत को बौद्धिक विमर्श त्याग देना चाहिए? क्या उन्हें अपने पार्टी के लोगों को अपने समर्थन में खड़ा करना चाहिए या अपने बच्चे का प्रवेश अभिजात स्कूल में करा देना चाहिए? विवेचना कीजिए। 4 पॉइंट दिए गए हैं। इन चारों के अनुसार हमें उत्तर को लिखना है। हम सबसे पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका को लिखेंगे। यह प्रकरण कथनी करने की संगति, सत्यनिष्ठा, नैतिक विश्वसनीयता तथा व्यक्तिगत अधिकार बनाम सार्वजनिक उत्तरदायित्व की नैतिक दुविधा को दर्शाता है। एक सार्वजनिक बुद्धिजीवी के लिए विश्वसनीयता सबसे बड़ी पूंजी होती है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। सरकारी स्कूल में प्रवेश। यदि वे वास्तव में सरकारी शिक्षा सुधार के पक्षधर हैं, तो स्वेच्छा से सरकारी विद्यालय चुनना उनके नैतिक नेतृत्व को सुदृढ़ करेगा। केवल दिखावे के लिए ऐसा करना उचित नहीं। अब हम बौद्धिक विमर्श त्यागें पॉइंट 2 के अनुसार उत्तर देंगे। नहीं, विचार विमर्श लोकतंत्र का आधार है, परंतु अपने आचरण और विचारों में सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है। अब हम पॉइंट 3 के अनुसार उत्तर देंगे। पार्टी का समर्थन लें। नहीं, नैतिक प्रश्नों का समाधान राजनीतिक संरक्षण से नहीं बल्कि पारदर्शिता, आत्म स्वीकृति और उत्तरदायित्व से होना चाहिए। हम अगला पॉइंट अभिजात स्कूल में प्रवेश, इसके अनुसार हम उत्तर को लिखेंगे। एक अभिभावक के रूप में यह उनका अधिकार है, पर उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि यदि सरकारी विद्यालय उपयुक्त नहीं है, तो उनके सुधार हेतु ठोस प्रयास भी आवश्यक हैं। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। निशांत को सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और कथनी करने की
एकरूपता अपनानी चाहिए। आदर्श समाधान केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं बल्कि सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता सुधार हेतु सक्रिय योगदान देना है। यही नैतिक नेतृत्व और लोक विश्वास की कसौटी है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जन समूह की अभिवृत्ति परिवर्तन में विश्वासोत्पादक संवाद के महत्व की विवेचना कीजिए। हम सबसे पहले प्रश्न के अनुसार उत्तर को भूमिका लिखेंगे। विश्वासोत्पादक संवाद वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से तर्क, तथ्य, भावनात्मक अपील तथा विश्वसनीयता के आधार पर व्यक्तियों, जनसमूह की अभिवृत्तियों में सकारात्मक परिवर्तन लाया जाता है। लोकतांत्रिक शासन एवं लोक प्रशासन में इसका विशेष महत्व है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। जन समूह की अभिवृत्ति परिवर्तन में विश्वासोत्पादक संवाद का महत्व। पहला पॉइंट है जागरूकता का निर्माण। वैज्ञानिक एवं तथ्यपरक जानकारी देकर मिथकों का निवारण करता है। अगला पॉइंट है व्यवहार परिवर्तन। स्वच्छ भारत मिशन, टीकाकरण एवं यातायात नियमों के पालन जैसी सकारात्मक आदतों को बढ़ावा देता है। अगला पॉइंट है सामाजिक सुधार। लैंगिक समानता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। अगला पॉइंट है जन सहभागिता। सरकारी योजनाओं में जनता का विश्वास एवं सहभागिता बढ़ाता है। अगला पॉइंट है संकट प्रबंधन। महामारी, आपदा एवं अफवाहों के समय सही सूचना देकर भय एवं भ्रम को कम करता है। अगला पॉइंट है नैतिक प्रशासन। पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के माध्यम से सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास सुदृढ़ करता है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। विश्वासोत्पादक संवाद केवल सूचना का प्रसार नहीं बल्कि विश्वास, सहभागिता और व्यवहार परिवर्तन का प्रभावी माध्यम है। अतः सत्य, पारदर्शिता, सहानुभूति एवं नैतिक मूल्यों पर आधारित संवाद जन समूह की अभिवृत्ति में अस्थायी एवं सकारात्मक परिवर्तन लाने का सर्वोत्तम साधन है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। भावनात्मक बुद्धि तत्वतः एक सैद्धांतिक संप्रत्यय नहीं है किंतु बहुआयामी सामाजिक कौशल है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में भावनात्मक बुद्धि की अवधारणा तथा आयामों की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। भावनात्मक बुद्धि से तात्पर्य स्वयं एवं दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने, नियंत्रित करने तथा सकारात्मक दिशा में उपयोग करने की क्षमता से है। डेनियल गोलमैन के अनुसार यह प्रभावी नेतृत्व, निर्णय निर्माण एवं सामाजिक संबंधों का आधार है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। भावनात्मक बुद्धि बहुआयामी सामाजिक कौशल क्यों? पहला पॉइंट है केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहारिक दक्षता है। व्यक्ति को प्रभावी संचार, सहयोग एवं संघर्ष समाधान में सक्षम बनाती है। प्रशासन, नेतृत्व एवं टीम प्रबंधन में सफलता का आधार है। अब हम भावनात्मक बुद्धि के आयाम देखेंगे। क्या क्या आयाम हो सकते हैं? पहला है आत्म जागरूकता, अपनी भावनाओं की पहचान। अगला पॉइंट है आत्म नियमन, भावनाओं पर नियंत्रण। अगला पॉइंट है अभिप्रेरणा, लक्ष्य के प्रति सकारात्मक प्रेरणा। सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझना। सामाजिक कौशल, संवाद, सहयोग एवं नेतृत्व क्षमता बढ़ाना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। भावनात्मक बुद्धि ज्ञान का विषय मात्र नहीं बल्कि व्यवहार में प्रकट होने वाला सामाजिक कौशल है। विशेषकर लोक सेवकों के लिए यह संवेदनशील, उत्तरदायी एवं जन केंद्रित प्रशासन का अनिवार्य आधार है। अब सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सिविल सेवा के संदर्भ में
निम्नलिखित की प्रासंगिकता की विवेचना एवं मूल्यांकन कीजिए। पहला है सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, गैर तरफदारी के अनुसार हमें उत्तर को लिखना है। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। सिविल सेवा लोकतांत्रिक शासन की आधारशिला है। प्रभावी, पारदर्शी एवं जनोन्मुख प्रशासन के लिए सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता तथा गैर तरफदारी जैसे नैतिक मूल्य अनिवार्य हैं। यही मूल्य सुशासन, गुड गवर्नेंस की नींव रखते हैं। अब मुख्य भाग पर चलते हैं। पहला पॉइंट है सत्यनिष्ठा, नैतिक मूल्यों एवं ईमानदारी के अनुरूप आचरण, भ्रष्टाचार पर अंकुश तथा जन विश्वास में वृद्धि। अगला पॉइंट है निष्पक्षता, जाति, धर्म, लिंग, वर्ग आदि के आधार पर भेदभाव रहित निर्णय। अगला पॉइंट है संविधान के अनुच्छेद 14 समानता की भावना को सुदृढ़ करती है। अब हम अगला पॉइंट वस्तुनिष्ठता के आधार पर देखेंगे। तथ्यों, साक्ष्यों एवं नियमों पर आधारित निर्णय देना, पारदर्शिता, दक्षता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ावा देती है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे गैर तरफदारी, किसी राजनीतिक दल या विचारधारा के प्रभाव से मुक्त रहकर कार्य करना, प्रशासन की निरंतरता एवं राजनीतिक तटस्थता सुनिश्चित करती है। अब हम मूल्यांकन करेंगे। ये चारों मूल्य परस्पर पूरक हैं। इनके अभाव में पक्षपात, भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक अविश्वसनीयता बढ़ती है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग सेकंड एआरसी के अनुसार नैतिक एवं मूल्य आधारित सिविल सेवा ही संविधान के आदर्शों, सुशासन और लोक कल्याण को प्रभावी रूप से साकार कर सकती है। अतः प्रत्येक लोक सेवक को इन मूल्यों का व्यवहारिक पालन करना चाहिए। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है वृत्तियां हमारे अनुभवों का परिणाम है। इस कथन के संदर्भ में अभिवृत्ति निर्माण हेतु उत्तरदायी कारकों की व्याख्या एवं मूल्यांकन कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रति उसकी अपेक्षाकृत अस्थायी मानसिक प्रवृत्ति है। यह जन्मजात नहीं होती बल्कि अनुभव, सामाजिक परिवेश एवं सीखने की प्रक्रिया से विकसित होती है। अतः अनुभव अभिवृत्ति निर्माण का प्रमुख आधार है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। अभिवृत्ति निर्माण हेतु उत्तरदायी कारक देखें क्या क्या कारक हैं। पहला पॉइंट है व्यक्तिगत अनुभव, सफलता, असफलता एवं प्रत्यक्ष अनुभव सकारात्मक, नकारात्मक अभिवृत्ति बनाते हैं। अगला पॉइंट है परिवार एवं सामाजिकरण, माता पिता, शिक्षक एवं मित्र प्रारंभिक मूल्यों का विकास करते हैं। अगला पॉइंट है शिक्षा, तर्कशीलता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं संवैधानिक मूल्यों का विकास करती है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। संस्कृति एवं परंपराएं, सामाजिक मान्यताएं एवं रीति रिवाज अभिवृत्तियों को प्रभावित करते हैं। अगला पॉइंट है मीडिया एवं सोशल मीडिया, सूचना प्रचार एवं जनमत के माध्यम से दृष्टिकोण निर्मित करते हैं। अगला पॉइंट है आदर्श व्यक्तित्व एवं समूह, रोल मॉडल तथा संदर्भ समूह व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अगला पॉइंट है मूल्यांकन, केवल अनुभव ही नहीं बल्कि जैविक प्रवृत्तियों, भावनाएं, सामाजिक वातावरण एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं भी अभिवृत्ति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। एक लोक सेवक के लिए अनुभव आधारित अभिवृत्ति को वस्तुनिष्ठता, सहानुभूति, संवैधानिक नैतिकता एवं भावनात्मक बुद्धिमत्ता से संतुलित करना आवश्यक है ताकि निष्पक्ष एवं जनहितकारी निर्णय सुनिश्चित किया जा सके। हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक जन सूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक आवेदन मिलता है। वंचित सूचना एकत्र करने के बाद उसे पता चलता है कि वह
सूचना स्वयं उसी के द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों से संबंधित है जो पूर्ण रूप से सही नहीं थे। इन निर्णयों में अन्य कर्मचारी भी सहभागी थे। सूचना प्रकट होने पर स्वयं उसके तथा अन्य सहयोगियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, जिसमें दंड भी संभावित है। सूचना प्रकट न करने पर या आंशिक सूचना उपलब्ध कराने पर कम दंड या दंड मुक्ति भी मिल सकती है। जन सूचना अधिकारी एक ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, परंतु जिस विशिष्ट निर्णय जिसके संबंध में आरटीआई में आवेदन किया गया है वह गलत निर्णय है, वह अधिकारी आपके पास सलाह के लिए आता है। ऐसी स्थिति में आप उसे क्या सलाह देंगे? तर्कपूर्ण ढंग से व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य शासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं नागरिकों के विश्वासों को सुदृढ़ करना है। लोक सेवकों का सर्वोच्च दायित्व व्यक्तिगत हित नहीं बल्कि लोकहित एवं विधि के शासन का पालन करना है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। मेरी सलाह होगी कि जन सूचना अधिकारी आरटीआई अधिनियम के अनुरूप पूर्ण, सत्य एवं समयबद्ध सूचना उपलब्ध कराए। सूचना छिपाने, परिवर्तित करने या आंशिक सूचना देने से बचें या यह कानूनी एवं नैतिक दोनों दृष्टियों से अनुचित है। अपनी त्रुटि स्वीकार कर विभागीय जांच में पूर्ण सहयोग करें। अन्य अन्य कर्मचारियों की भूमिका तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करें। भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु रिकॉर्ड प्रबंधन, निर्णय प्रक्रिया एवं आंतरिक निगरानी को सुदृढ़ करने का सुझाव दें। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। एक आदर्श लोक सेवक की पहचान सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं साहस से होती है। अल्पकालिक दंड से बचने की अपेक्षा सत्य का प्रकटीकरण दीर्घकाल में प्रशासन की विश्वसनीयता, सुशासन तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को अधिक सुदृढ़ करता है। अगर आपने इन सभी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को तैयार कर लिया तो आपको आगामी यूपीपीसीएस मेंस लिखने में बहुत ही कारगर साबित होगा। धन्यवाद।